हाथ पीले मुंह काला। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। इस बार तो तुझे मेरे बेटे की शादी में महोबा आना ही होगा। वैसे भी जब तू दिल्ली सेटल हुई है, तू तो बस जैसे वहीं की होकर रह गई है। 24 साल हो गए हम लोगों को मिले हुए। हाँ यार, मेरा भी बड़ा मन है तुझसे मिलने का, और इसी बहाने मैं भी मध्य प्रदेश घूम लूंगी। तू शादी की तैयारियां कर, दिल्ली वाले मेहमान तेरे जरूर आएंगे। ऐसा कहकर रमोला फोन रख देती है। शाम को वो इस बारे में अपने घर पर बात करती है। कुछ दिन बाद वो अपने पति के साथ ट्रेन में बैठकर मध्य प्रदेश चली जाती है। रमोला अपनी सहेली की बेटी की शादी में पहुंच जाती है। शादी वाले घर में खूब रौनक थी। तभी वहाँ एक लड़की जिसका नाम निम्मी होता है, सभी काम जल्द से जल्द कर रही है। निम्मी, ले जरा ये हल्दी का थाल वहाँ रख दे। लाइए काकी लाइए। अरे निम्मी, तेरा ये काम हो जाए तो वहाँ पर कुछ मेहमान आए, तूने चाय पानी पूछा? जी कमला काकी। निम्मी हल्दी का थाल रखकर फिर उसके बाद मेहमानों के लिए चाय पानी लेकर जाती है। उसका स्वभाव देखकर रमोला अपनी सहेली से पूछती है, ये लड़की कौन है उर्मिला? ये अपने गांव की निम्मी है। बेचारी के पिता नहीं है, अपनी माँ के साथ रहती है। बड़ी ही गुणी और संस्कारी है ये। हाँ, सच में बड़ी गुणवान लग रही है ये। काश अगर मेरा बेटा होता ना तो मैं उसकी शादी इससे करवा देती। जिस घर में जाएगी वो घर तो धन्य हो जाएगा ऐसी बहू पाकर। अगर मेरी बेटियां आती ना शादी में तो उनसे कहती कि कुछ सीखो इससे। कितनी अच्छी तरह सब संभाल रही है ये लड़की। फिर 3 दिन शादी में रुककर साथ ही मध्य प्रदेश घूमकर वो वापस दिल्ली लौट आती है। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं। एक रोज रमोला एक किटी पार्टी में गई हुई थी, जहाँ उसकी भाभी सुमन भी आई हुई होती है। सच में बड़ी ही गुणी लड़की थी वो। अगर मेरा बेटा होता ना तो मैं तो उसे अपने घर की बहू बना लेती। हाय जीजी, इतनी अच्छी लड़की थी तो आपने अपने अनुराग के लिए उसे मांग लेना था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अपना अनुराग भी तो ब्याह लायक हो गया है। ठीक है, तुम कहती हो भाभी तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। रमोला ने निम्मी की जितनी तारीफ की थी उससे सुमन उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। रमोला अपनी सहेली उर्मिला को फोन करके इस बारे में बात करती है और निम्मी के घर का नंबर लेती है। फिर सारी बात फोन पर ही पक्की हो जाती है। हमारे लिए तो ये खुशकिस्मती की बात है बहन जी, जो मेरी बेटी के लिए बड़े शहर में रहने वाले लड़के का रिश्ता आया है। हमें भी निम्मी को अपने घर की बहू बनाने में खुशी होगी। दोनों परिवारों की फोन पर बातचीत के बाद सब तय हो जाता है और फिर शादी करने का फैसला वो मध्य प्रदेश में ही करते हैं। और शादी से 2 दिन पहले ही लड़के वाले सभी दिल्ली से मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं। वो उस जगह पहुंचते हैं जहां फंक्शन की तैयारियां चल रही होती हैं। आइए आइए बहन जी, भाई मेरी खातिरदारी जरा ठीक से करना। वो क्या है ना, मैं लड़के और लड़की वाले दोनों की तरफ से हूँ। आखिरकार इतनी गुणी लड़की मैंने तो ढूंढ कर दी है। रमोला ये सब बातें कर रही होती है कि तभी सुमन लड़की के पास से गुजरते हुए उसे इग्नोर करके वहां से निकल जाती है। वो सब तो ठीक है बहन जी, लेकिन हमारी बहू कहाँ है? वो तो नजर ही नहीं आ रही। सुमन जी, वो जो सामने हाथों में हल्दी लगाए उस थाल में बैठी है, वही है आपकी होने वाली बहू निम्मी। सुमन ने जैसे ही निम्मी की तरफ देखा तो एकदम से जैसे बौखला गई। हाथों में लगी पीली हल्दी, लेकिन चेहरे की रंगत देखकर वो हैरान रह गई। वो गुस्से में अपनी ननद रमोला से बोली, दीदी ये क्या है? आपने इसे पसंद किया हमारे अनुराग के लिए? अरे अनुराग और इसका तो कोई जैसे मैच ही नहीं है। कहाँ मेरा अनुराग चांद और कहाँ ये अमावस्या। ये तो चांद और अमावस्या जैसी लग रही है। ये भला क्या ठीक लगेगी अपने अनुराग के साथ? और तो और अगर इसे शहर लेकर जाऊंगी ना तो सारे के सारे लोग हंसेंगे मुझ पर कि इतनी दूर से बहू लेने गई थी और क्या उठा कर ले आई। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं करनी ये शादी। और क्या बुआ जी, कम से कम एक बार तो सोचा होता कि वो मेरे लायक है भी या नहीं। हमने तो आप पर भरोसा करके हाँ कर दी थी। सच कहूँ तो उसके गुणों को देखने के चक्कर में मेरा ध्यान कभी उसके चेहरे पर गया ही नहीं। मैंने तो बस उसके गुण देखे। लेकिन आज तो ठीक से शक्ल देख ली ना। ना दीदी, मैंने तो बस ठान लिया है कि मैं उसकी शादी अपने बेटे से ना करवाऊंगी। ललिता और निम्मी भी उनकी ये बातें सुन लेती हैं। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मत करिए। मेरी इकलौती बेटी है ये। अगर इसकी शादी यूं टूट गई तो मेरी बच्ची तो ताउम्र कुंवारी रह जाएगी। कौन ब्याहेगा इसे? हमारी बहुत बदनामी होगी। अरे बदनामी होती है तो होने दो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपने बेटे के गले में उम्र भर के लिए मैं फंदा डाल दूं। उसकी बात सुनकर अब ललिता चुप हो जाती है, लेकिन तभी निम्मी कहती है, अगर आपको मेरे चेहरे से इतनी ही प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप ये अपनी बारात लेकर वापस जा सकते हैं। मैं भी ऐसे घर में शादी करके नहीं जा सकती जहाँ इंसानों की भावनाओं से ज्यादा उसकी शक्ल को अहमियत दी जाती है। अब आप क्या ये शादी तोड़ोगे? मैं ही ये शादी नहीं करूंगी। और मैं आपसे एक वादा करती हूँ, जिस पर आज आप हंस रहे हैं ना,
वो एक दिन जरूर सफल होकर दिखाएगी आंटी, और उस दिन आपको पछतावा होगा। तू क्या ही कर पाएगी इस गांव में रहकर? बड़ी आई हमें कुछ करके दिखाने वाली। अरे तू तो चूल्हे चौके लायक ही है। बिल्कुल सच कहा सुमन, ये हमारे घर की बहू बनने लायक ही नहीं है। ऐसा कहकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। लेकिन उस रोज का दिन निम्मी की जिंदगी का काला दिन बन गया। उसने ठान लिया कि अब वो कुछ ऐसा करके रहेगी जिससे वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ऐसे ही दिन बीते और अब अनुराग की शादी श्वेता से हो गई, जो उसी की कंपनी में काम करती थी। उधर निम्मी की शादी अंकुर के साथ हो गई, जिसके बाद वो शहर चली आई। ऐसे कुछ साल बीत गए। फिर एक रोज दिल्ली के शहर इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया, जिसमें देश भर के यंग एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया गया। और इस साल का बेस्ट यंग एंटरप्रेन्योर का अवार्ड जाता है। जा अनुराग बेटा, जल्दी जा। मैं जानती हूँ वो तू ही होगा जिसे ये अवार्ड मिलेगा। अनुराग जैसे ही अपने कोट को ठीक करके खड़ा होता है, वैसे ही एंकर नाम लेता है, और वो नाम है मिसेस निम्मी। ये नाम सुनते ही जैसे उन दोनों के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। स्टेज पर जो लड़की अवार्ड लेने आती है वो कोई और नहीं बल्कि वही निम्मी थी जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। निम्मी जी मध्य प्रदेश के महोबा जिले की रहने वाली हैं। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी सिलाई के डिजाइनर हुनर से सबको चौंका दिया है। एक कस्बे की रहने वाली निम्मी के हाथों में ऐसा हुनर था जो उसे एक छोटे से कस्बे से शहर खींचकर ले आया, और आज इनके न सिर्फ इस शहर में बल्कि आसपास के और भी कई शहरों में काफी सारे आउटलेट हैं और लोग इनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए तरस रहे हैं। निम्मी को देखकर तो जैसे सुमन और उसके पति मदन और बेटे अनुराग की तो जैसे हवाइयां ही उड़ जाती हैं। बेटा ये तो वही निम्मी है। हाँ माँ, लेकिन ये यहाँ तक कैसे? इसकी किस्मत इसे यहाँ तक ले आई बेटा। तभी निम्मी स्टेज पर अवार्ड लेने के बाद स्पीच देती है। हम छोटे शहरों से आए हुए लोग शुरू से ही मेहनती होते हैं, लेकिन अपनी प्रतिभा को पहचानने में हमें देर हो जाती है। कई बार लोग हमें हमारे रंग और शक्ल से जज करते हैं, लेकिन हमारे हुनर को नहीं पहचान पाते। लेकिन हमें दूसरों से क्या लेना देना, हमें तो अपने अंदर के हुनर को पहचानना होता है। और बस उसी पर भरोसा कर मैंने इस काम की शुरुआत की, और आज देश भर में मेरे आउटलेट हैं। इस अवार्ड के सही मायने में हकदार मेरे पति भी हैं, जिन्होंने कभी मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोका और हर काम में मेरा सहयोग किया। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति भी स्टेज पर आए और मेरे साथ मेरी खुशी इस अवार्ड को साझा करें। तभी स्टेज पर शहर का बिजनेसमैन अंकुर मेहता आता है, जो कि अनुराग का राइवल भी था। क्या अंकुर मेहता ने इससे शादी की है? मैं निम्मी को उसके गांव में मिला था जब मैं एक प्रोजेक्ट के लिए गया था, जहां मुझे पता चला कि उसका कुछ महीने पहले रिश्ता टूटा है। अगर और कोई लड़की होती तो शायद रो रो कर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती, लेकिन निम्मी में बड़ी हिम्मत थी। इसकी मेहनत और लगन और गुण देखकर ही मैं समझ गया कि यह बड़ी मेहनती लड़की है और एक जीवन में जरूर आगे बढ़ेगी। इसकी यही सब खूबियां मुझे भा गईं और मैंने इससे शादी कर ली। निम्मी बड़ी ही हिम्मत वाली है। इसने खुद को तो संभाला ही, साथ ही इसने खुद को इस काबिल भी बनाया कि वह आज इस मुकाम तक पहुंच गई। सभी लोगों ने उसके लिए तालियां बजाई और निम्मी अपने पति के साथ अवार्ड लेकर सुमन और अनुराग के मुंह के सामने से निकल गई। आज सुमन और अनुराग को सच में अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि इंसान के गुण ही उसकी असल पहचान है। सुमित्रा को नागिन नाटक देखने का बहुत ज्यादा शौक था। वो अक्सर ही अपना सारा समय नागिन नाटक देखने में बिताया करती थी। उसने अपने स्मार्ट टीवी में नागिन के सारे एपिसोड डाउनलोड कर रखे थे, जिसे वो बार बार देखा करती थी। ऐसे ही आज भी वो चाय और पॉपकॉर्न लेकर टीवी के आगे बैठी हुई थी और कह रही थी, मैं तो पहले से जानती थी कि ये शशांक नेवला है और ये शिवन्या नागिन को मारने के लिए आया है, लेकिन क्या करूं, वो पड़ोसन कमला मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रही थी। सुमित्रा खुद से ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका बेटा पवन ऑफिस से आता है और कहता है, ये क्या माँ, मैं सुबह भी आपको टीवी के आगे छोड़कर गया था और आप अभी भी टीवी के आगे बैठी हो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर से टीवी वाली हटानी पड़ेगी, वरना आप नहीं मानने वाली। तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया और इस काबिल बनाया है कि घर में काम वाली लगी हुई है और तू मुझे ही सुनाए जा रहा है। इस बूढ़ी माँ को बेकार में परेशान करने में तो मजा आता है ना तुझे। अरे नहीं माँ, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि थोड़ा काम करते रहना चाहिए। शरीर चलता रहेगा तो बीमारियाँ दूर रहती हैं। हाँ देखती हूँ, अगले हफ्ते तेरी शादी है। तेरी पत्नी आकर कितना अपना हाथ पैर चलाती है, मैं भी तो देखूं उसे कितनी बीमारियां दूर रहती हैं। सुमित्रा और पवन आपस में ऐसे ही छोटी मोटी तकरार किया करते थे। पवन का रिश्ता मधु नाम की लड़की से तय हो चुका था। ऐसे ही एक हफ्ता गुजरता है
और मधु से पवन की शादी हो जाती है। यहाँ पवन और मधु शादी की रस्में कर रहे थे और वहीं सुमित्रा अपने फोन में नागिन नाटक देख रही होती है। तभी सुमित्रा की नजर मधु के हाथों पर जाती है और उसके हाथ पर नीले निशान थे। ये देखकर सुमित्रा ने अपने मन में कहा, हे भगवान, ये बहू के हाथ पर नीले निशान क्यों हैं? नीली तो नागिन भी होती है। हे राम, मेरी बहू नीली पड़ गई, कहीं ये नागिन तो नहीं? सुमित्रा डर से थरथराने लगती है। दरअसल उसकी बहू नागिन नहीं थी, लेकिन उसके मन में नागिन नाटक देख देख कर तरह तरह के भ्रम आ जाते थे। अब जैसे ही सुमित्रा अपनी बहू को कमरे में लेकर जाती है तो उससे पूछती है, क्या बात है बहू, तेरे हाथों पर ये नीले निशान कैसे हैं? देख, तू मुझे सब कुछ बता सकती है, मैं हर चीज में विश्वास करती हूँ। अरे नहीं माँ जी, मैं टीचर हूँ तो बच्चों को ट्यूशन भी तो पढ़ाती हूँ, इसलिए पेन से लिख लिख कर मेरे हाथों के निशान नीले हो गए थे और ये जा ही नहीं रहे थे। अच्छा, ये बात है। मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही थी कि मेरी बहू नीली कैसे पड़ गई। सुमित्रा ऐसे ही बात को टाल देती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन मधु छत पर धूप में कपड़े धो रही थी, तभी वो खुद से कहती है, अब मैं जल्दी से कपड़ों में नील डाल देती हूँ ताकि ये सफेद कपड़े एकदम चमक जाएं। अब मधु कपड़ों में नील डालने लगती है कि तभी नील का डब्बा फैल जाता है और मधु के दोनों हाथ भी नीले पड़ जाते हैं। वो अपने हाथ जहाँ जहाँ लगाती उसका शरीर हल्का हल्का नीला पड़ जाता। भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो पूरी नीली पड़ गई। ये नील तो बहुत अच्छी कंपनी का है, सोचो मेरा ही हाल कर दिया तो कपड़ों का क्या हाल कर देगी। तभी सुमित्रा मूंगफली लेकर छत पर आती है और वो अपनी नीली बहू को देखकर सीढ़ी पर ही रुक जाती है और कहती है, हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? या तो मेरी बहू एलियन है या फिर नागिन। मेरी बहू नीली कैसे पड़ गई? अब तो मुझे इसमें फ्रेंड वाली लाइन लेनी पड़ेगी। अभी जाकर अपनी दोस्त को सब कुछ बताती हूँ, सिर्फ वही है जो मेरी बात पर यकीन करेगी। पवन तो मेरी बात मानेगा ही नहीं। सुमित्रा के मन में ये भ्रम बैठ जाता है कि उसकी बहू नागिन है, तभी वो नीली पड़ रही है। वो तुरंत ही अपनी पड़ोसन कमला के पास जाती है, जो उसकी तरह नागिन नाटक की दीवानी थी। वो उसे सब कुछ बताती है तो कमला कहती है, मुझे तो तेरी बात बिल्कुल ठीक लगती है। वैसे भी आजकल कुछ भी हो रहा है, प्याज वाली भूतनी हो सकती है, पायल वाली चुड़ैल हो सकती है, तो तेरे घर में नागिन बहू क्यों नहीं आ सकती? हमें कुछ तो करना ही होगा, जल्दी कुछ करना है तो कर। मैंने सुना है कि अमावस और पूर्णिमा की रात को ये अपने ही पति को मार देती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, और वैसे भी तू तो जानती है कि पवन मेरा इकलौता बेटा है और मैंने उसे इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। अब जिस दिन पवन ऑफिस गया हुआ था, तभी कमला और सुमित्रा एक सपेरे को बुला लेते हैं। सपेरा घर में जोर जोर से बीन बजाने लगता है। तभी मधु कान पर जोर से हाथ लगाकर आती है और कहती है, माँ जी आप क्या कर रही हैं? मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। इन बाबा को बोलिए कि बीन बजाना बंद करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गुस्से से नीली पड़ जाऊंगी। बंद करिए ये सब। देखा तूने, तेरी बहू को बीन बजाने से तकलीफ हो रही है और वो तो साफ साफ नील पड़ने की बात भी कह रही है। तेरा शक तो बिल्कुल ठीक था और मेरा भी। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये नागिन है। बहू, मैंने तुझे बोला था ना कि मैं हर चीज में विश्वास करती हूँ। अब अगर तू नागिन थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तू नागिन थी, मुझे बता देती तो मैं तुझे चुपचाप किसी जंगल में छोड़कर आ जाती। तुम नागिन हो तो तुम्हारे पास नागमणि भी होगी ना? सुना है उसमें बहुत सारी ताकत होती है। मुझे अपनी नागमणि दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मधु अब सारी बातें सुनकर गुस्से में आ जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आप लोग पागल हो गए क्या? 21वीं सदी में भी ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मुझे माइग्रेन है और ये जोर जोर से बीन बजा रहे तो मुझे तो दिक्कत होगी ही ना। ये जो भी करना है बाहर जाकर करिए। मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द है। अब मैं जाकर अपने कमरे में आराम कर रही हूँ और मुझे किसी भी तरह का शोर नहीं आना चाहिए। आप लोगों को जो भी करना है बाहर करिए। मैं किसी को कुछ करने की मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे कानों से दूर रहिए। सुमित्रा और कमला अपनी बहू को इतना गुस्सा करते देख थोड़ा घबरा गई, लेकिन हार नहीं मानी। माइग्रेन तो इंसानों को होता है, नागिन तो गुस्से में लाल हो जाती है, और ये तो कोई स्पेशल नागिन है, तभी तो गुस्से में नीली पड़ रही है। मैंने इसे 2-3 बार नीला होते हुए देखा है। लाल नहीं, अब मैं पीली होंगी। आप लोग अभी तुरंत बाहर जाइए। तभी मधु गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। कमला और सुमित्रा एक दिन मधु के कमरे की जासूसी करने की सोचते हैं। वो दोनों छुपकर उसके कमरे में जाते हैं और कमला कहती है, अच्छा हुआ कि तेरी बहू अभी ऑफिस गई हुई है, घर में कोई भी नहीं है। उसके कमरे की तलाशी लेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, तभी तो तुझे लेकर आई हूँ। तेरी नाक तो कुत्ते से भी तेज है, किसके घर में क्या बना है सूंघकर पता लगा देती है। तो मेरी बहू की जासूसी तो तू कर ही देगी। कमला की नजर कमरे के कोने में रखे एक बक्से पर पड़ी। सुमित्रा, वो बक्सा, जरूर उस बक्से में इसकी नागमणि होगी। चल चल कर आज सारा सच पता लगाते कि तेरी बहू बार बार नीली क्यों पड़ जाती है।
कमला और सपेरा तेजी से उस बक्से की तरफ दौड़े। तभी मधु भी अचानक अपने ऑफिस से माइग्रेन की वजह से हाफ डे लेकर आ गई थी। मधु ने अपनी पड़ोसन और अपनी सास को ये सब हरकतें करते देखा। अब मधु ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन माइग्रेन के दर्द के कारण वो लड़खड़ा गई। कमला ने तुरंत बक्से का ढक्कन खोला। बक्से में नागमणि नहीं थी, बल्कि मधु के ऑफिस की फाइलें और उसके कॉलेज के मेडल रखे थे। कमला और सपेरा मायूस होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी सपेरे का हाथ बक्से में रखे एक छोटे से रबर के सांप पर पड़ा। ये रहा इसका रक्षक, ये जरूर इसी का नाग दोस्त होगा। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और उसके बाद अपनी तंत्र विद्या से इसके अंदर जान डाल दूंगा। जरूर इसने इसे यहाँ कैद करके रखा होगा और उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होंगी। ठीक उसी वक्त पवन काम से थका हारा घर लौटा। उसने घर के अंदर सपेरे को रबड़ के सांप के साथ नाचते हुए, अपनी माँ और कमला को डर कर कोने में सहमे हुए और अपनी पत्नी मधु को सिर पकड़कर दर्द से कराहते हुए देखा। ये सब क्या हो रहा है? ये बाबा कौन है और ये बीन क्यों बजा रहे हैं? अरे मधु, ये मेरे घर में क्या चल रहा है? कोई नाटक की शूटिंग हो रही है क्या बिना मेरी परमिशन के? बेटा चुप हो जा। तेरी पत्नी नागिन है, तभी तो ये बार बार नीली पड़ जाती है। माँ, ये कोई नागिन नहीं है, ये मेरी टीचर पत्नी है जिसे माइग्रेन है, और आप लोगों ने इसे परेशान करने के लिए सपेरा बुला लिया। देख जरा, बेचारी को नीली का तो पता नहीं, लेकिन ये गुस्से से लाल जरूर पड़ रही है। पवन ने तुरंत सपेरे को पैसे देकर वहाँ से भगाया। कमला चाची, आप भी घर जाइए। अरे माँ, अब आप आज से सिर्फ न्यूज चैनल देखेंगी, कोई नागिन नाटक नहीं। सच में नागिन वाले नाटकों ने आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या भर दिया है। आपको तो कुछ समझ में नहीं आता है, हर जगह पर नाग, नागिन, नागमणि और सपेरा दिखता है। पवन ने मधु को सहारा दिया और उसे आराम करने के लिए कमरे में ले गया। न्यूज चैनल, ये जरूर नागिन का नया बहाना होगा। क्या पता वो खबरों वाली नागिन बन जाए। कमला और सुमित्रा एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और सुमित्रा ने कसम खाई कि वो अगले हफ्ते से नागिन की बजाय क्राइम थ्रिलर देखना शुरू करेगी, ताकि उसे पता चले कि उसकी बहू नागिन नहीं तो कहीं जासूस तो नहीं।